नमस्कार दोस्तों, गणित के एक और अध्याय में मैं कपिल दत्ता आपका स्वागत करता हूं। आज का अध्याय है लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। अधिकतर परीक्षाओं में प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि पर एक ना एक प्रश्न जरूर आता है और कई परीक्षाओं में एक से अधिक प्रश्न आते हैं। काफी महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये तो पक्का है कि इस पे कम से कम एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। ये जो टॉपिक है इसमें विविध प्रकार के प्रश्न हैं, अलग अलग तरह के सिद्धांत हैं जिनका प्रयोग होता है। तो आइए प्रश्नों के माध्यम से उन सिद्धांतों को जांचें। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक जो टर्मिनोलॉजी या शब्दावली का प्रयोग होता है, आइए उसे देखें। क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। देखिए, अगर मान लिया जाए कि आपने एक कोई भी नोटबुक खरीदी, अभ्यास पुस्तिका, और मान लें कि वो 100 रुपए में खरीदी, तो इसका मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है या क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। उसके बाद में आपने अपने दोस्त को मान लें कि वो 120 रुपए में बेच दी, तो इसका मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस जो है यानी कि विक्रय मूल्य वो हुआ 120 रुपए। आपकी खरीदी क्रय मूल्य है और जिस मूल्य पर बेचा जाता है वस्तु को वो विक्रय मूल्य है। लाभ, तो आपने 100 रुपए का रजिस्टर खरीदा, 120 में बेचा, तो यहां पर आपको लाभ या प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। तो लाभ, किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अगर अधिक हो तो वहां लाभ होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका विक्रय मूल्य है, जिसको हम शॉर्ट में सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिखेंगे, और जो आपका क्रय मूल्य है, खरीदी है जिस पे, यानी कॉस्ट प्राइस जिसे हम सीपी लिखेंगे, इन दोनों का जो अंतर होता है वो होता है प्रॉफिट या फिर लाभ। अब ये बात यहां पर देखनी होगी कि सेलिंग प्राइस जो है या जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी तो अंतर जो है वो पॉजिटिव आएगा, आपके पास कुछ पैसे आएंगे। तो यहां पर आपने देखा क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपए है, विक्रय मूल्य उससे बड़ा है 120 रुपए का, तो यहां पर आपको लाभ हो रहा है 20 रुपए का। हानि यानी कि लॉस, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वहां पर हानि होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। अभी हमने देखा, आपने अगर 100 रुपए का एक रजिस्टर खरीदा और अपने दोस्त को उसे आपने 80 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब आपकी जेब से तो 20 रुपए लग गए। 20 रुपए तो आपने अपने पास से दिए, आपकी जो लागत थी वो तो 100 रुपए की थी, परंतु जिस मूल्य पर आपने उस रजिस्टर को बेचा वो 100 रुपए से कम था, यानी 80 रुपए था। तो आपने यहां पर 20 रुपए गवाए। जब पैसे आते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, तो वो लाभ है, और जब पैसे अपनी जेब से जाते हैं तो वो हानि है या लॉस है। तो यहां पर 20 रुपए का आपने लॉस या हानि कमाई। लाभ प्रतिशत, प्रति 100 रुपए पर लाभ। जैसे यहां पर 20 रुपए का आपने लाभ लिया था, जब 100 रुपए का आपने रजिस्टर खरीदा, क्रय मूल्य था, और 120 रुपए में बेच दिया जो विक्रय मूल्य था, तो आपका लाभ यहां पर 20 रुपए आया था। तो 20 रुपए को अगर हम देखें तो ये नीचे जो है हमेशा क्रय मूल्य आएगा, यानी कि सीपी, इसी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपका यहां पर 20% आ रहा है। अगर यही मान लिया जाए कि आपने 50 रुपए की एक नोटबुक खरीदी होती, 50 रुपए का पेन खरीदा होता मान लीजिए, और उसे आप अपने दोस्त को मान लें कि 70 रुपए में बेचते, तो आपका लाभ कितना होता? लाभ होता विक्रय मूल्य घटाएं क्रय मूल्य, यानी कि रुपया 20। तो इसमें अब प्रतिशत लाभ कितना हुआ? 20 बटा में क्रय मूल्य। जो वस्तु आपने बेची, जो पेन आपने बेचा, वो 50 रुपए का था, आपने खरीदा 50 रुपए का था, और उस पर 20 रुपए आपने कमाए, गुना में 100 करेंगे
तो 100 में से इसका प्रतिशत आपको मिल जाएगा। तो ये आप जानते ही हैं, ये बराबर होगा 40% के। तो यहां पर आपने 40% लाभ कमाया। ठीक इसी तरह से अगर देखें तो हानि प्रतिशत, देखिए यहीं पर देखिए आप, यहां पर 20 रुपए आपने गंवाए थे। अब 20 रुपए यहां पर अगर क्रय मूल्य तो आपको 100 रुपए ही दे रखा है, तो 20 बटा में 100 गुना में 100, 100 कट गया, तो 20% हानि हुई। यहां पर भी मैं पेन का केस ले लेता हूं। मान लीजिए कि आपने एक पेन खरीदा 50 रुपए का और उसे अपने दोस्त को बेचा 40 रुपए में, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं आया। आप दूसरा पेन खरीदना चाहते थे तो आपने 40 रुपए का बेच दिया। तो आपने जेब से पैसे तो ज्यादा लगाए 50 रुपए, और 40 में बेचा, 40 आपको वापस आए, तो 10 रुपए गवा दिया आपने। तो लॉस यहां पर आपको 10 रुपए का हुआ। लेकिन ये 10 रुपए का जो आपको यहां पर हानि हुई है, ये कितने पे हुई है? 50 रुपए पे। तो गुना में कर दें 100, तो इसका मतलब आपको 20% की हानि हुई है। तो ठीक यही कंसेप्ट है बेसिक जो हमें यहां पर इस्तेमाल करने हैं। ऊपरी व्यय, या जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, व्यय, खर्चा, ऊपरी, ऊपर से। कोई भी आइटम अगर आप खरीदते हैं, मान लीजिए आपने टेलीविजन खरीदा, तो एक टीवी जब खरीदते हैं तो उसके बाद में दुकान से घर तक आने में, ऊपर मान लीजिए तीसरी मंजिल पे आप रहते हैं, तो वहां तक चढ़ाने में जो भी लेबर लगता है, जो भी वर्कर अपनी कॉस्ट लेते हैं, या जो भी वो खर्चा लगता है, रिक्शा का खर्चा लगता है मान लीजिए, तो ये सब जो है ये ऊपरी व्यय या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं। 10,000 रुपए का आपने टीवी खरीदा और 300 रुपए लग गए उसे दुकान से घर तक पहुंचाने में, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक इसी तरह कोई भी दुकानदार होता है तो उसे एक मूल्य पर कोई भी वस्तु मिलती है और साथ में ऊपरी व्यय या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो है वो ऐड होता है। ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर क्या क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, भाड़ा, वस्तु को उसके गोदाम तक पहुंचाने तक, बीच में जो किराया लगा, भाड़ा किराया, उसकी दुकान का किराया भी हो सकता है, वेतन जो कि वो अपने एम्प्लॉइज को देता है या वर्कर्स को देता है। तो ये सब पर विक्रेता जो है ना, ये अपना खर्चा जो करता है इसे क्रय मूल्य में जोड़ ही देता है। तो जब तक कि आपको प्रश्न में ना कहा जाए तब तक आप ये मान के चलें कि ऊपरी व्यय जो है वो कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य के अंदर इंक्लूडेड है, उसी के अंदर सम्मिलित है, उसी में डाला हुआ है। तो कभी भी किसी भी वस्तु का अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इसका कुछ और ऊपरी व्यय या एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या कोई और कॉस्ट जो है वो लग सकती है। बिल्कुल भी नहीं। क्रय मूल्य को आप टोटल कॉस्ट, टोटल या कुल जो भी खर्चा हुआ है सब कुछ जोड़कर वो क्रय मूल्य आ रहा है, यह मानकर चलें। बट्टा, छूट, जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, जैसे कि सेल लगती है तो उसमें हमेशा लिखा होता है 50% का बट्टा या फिर 50% डिस्काउंट। तो उसमें हम लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं कि चलो आज सस्ती चीज मिल रही है यहां से, तो यहां से हम खरीद लेते हैं। तो पैसे बचाने के चक्कर में हमारी खरीदी भी ज्यादा हो जाती है और हम ये नहीं जान पाते कि कई बार दुकानदार जो है वो विक्रय मूल्य को बढ़ाकर फिर उस पर डिस्काउंट देता है, तो 2 रुपए उसके पास में ज्यादा ही आते हैं। लेकिन ये एक जरिया है आपको उसकी दुकान तक आकर्षित करने का, वहां तक ले जाने का। तो किसी भी वस्तु का जो अंकित मूल्य होता है या जिसे हम कहते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि उस पे लिखा होता है, कोई भी आइटम अगर आप खरीद के आते हैं, जैसे चाय की पत्ती ही खरीदी आपने, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 100 रुपए इसका एमआरपी है, अंकित मूल्य है। और हो सकता है कि किसी दुकान पर वो 20% के डिस्काउंट या बट्टा या छूट पर मिल रहा हो, तो 100 रुपया जो उसका अंकित मूल्य होता है उस पर छूट जो है उसे कैलकुलेट किया जाता है और उसमें से घटाया जाता है, तब जाकर जिस मूल्य पर आप एक वस्तु की खरीदी करते हैं उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो यह फर्क है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता द्वारा जो छूट दी जाती है उसे बट्टा या छूट कहा जाता है। क्रमिक बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर अगर 8% छूट दे दी, उसके बाद जो भी धनराशि बची
उस पर फिर R2% छूट दे दी, उसके बाद भी जो धनराशि बची उस पर R3% छूट दे दी। तो ये R1%, R2% और R3% जो है ये क्रमिक बट्टा है, एक के बाद एक आने वाले डिस्काउंट्स हैं, और इसके लिए एक एकल बट्टा या एकल छूट भी होती है। मतलब ये तीनों छूट को मिलाकर R1%, R2% और R3%, इनको मिलाकर जो केवल एक छूट दी जाए जो इसके बराबर हो, वो एकल बट्टा या एकल छूट कहलाती है। तो देखिए, बात वही आती है घूम फिर कर के, डिस्काउंट जो है सेल के अंदर बहुत मिलता है। तो आप देखते होंगे कई बार लिखा होता है कि बाय 2 गेट 3 या गेट 5, यानी कि अगर 2 वस्तु खरीदें तो उसके साथ में 3 मुफ्त में ले जाएं। कई जगह पे ये लिखा होता है कि यहां पर हर एक वस्तु पर आपको 50% छूट मिलेगी प्लस 20% छूट मिलेगी। तो हम अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं कि 50% जमा 20% जो है वो तो 70% छूट हो गई, जो कि गलत है। 50% छूट देने के बाद जो शेष धनराशि बचती है उस पर 20% छूट दी जाती है। अर्थात अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और इस पे हम पहले R1% जो है वो 50% इस पे हम मान लीजिए छूट देते हैं, तो इसका मतलब अब ये आइटम हमें कितने की पड़ी? 100 का 50%, 50 घटा दिया, 50 बचा। अब इस 50 पर हम R2% छूट देते हैं, यानी 20%। तो 50 का 20% जो है वो होता है 10 रुपए। तो तब जाके हमें मिला 40। तो ये वस्तु हमें पड़ती है 40 रुपए की। जबकि अगर आप 50 और 20 को डायरेक्टली अगर जोड़ लेंगे तो 70% अगर आप छूट प्राप्त करते हैं 100 रुपए की वस्तु पर, तो वो आपको 30 में मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये सब जो भी हम चीजें यहाँ पर लर्न करते हैं गणित में, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आती है। इन्हीं पे कुछ प्रश्न बनते हैं और उसमें कुछ फॉर्मूला या कुछ माध्यम है जिससे कि हम इन सारे की सारी प्रक्रियाओं का कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, लाभ जो है वो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा दे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये विदित है कि इसमें जो विक्रय मूल्य है ये आपके क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए। ठीक इसी तरह हानि नुकसान, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएं। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य जो है यहां पर विक्रय मूल्य से बड़ा है, तभी तो हानि होगी कि आपकी खरीदी जो है वो आपके बेचने के मूल्य से ज्यादा है। आपने ज्यादा दिए और कम पैसे आए तो आपकी जेब से ज्यादा पैसे चले गए, तो आपका नुकसान हो गया, हानि हो गई। तो इसी को अगर घुमा दें तो क्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें लाभ है तो लाभ में तो हमेशा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है। इसी तरह से क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य जमा में हानि। क्यों? यहां पर आप देख रहे हैं कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से बड़ा है, तो विक्रय मूल्य जो है वो आपका यहां पर क्रय मूल्य से छोटा होगा। दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। यहां पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से या विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि 100 रुपए की चीज है, उसे आपने 120 रुपए की बेची, तो आपको लाभ कितना आया? 20 रुपए का। तो 100 बराबर क्या है? क्रय मूल्य, और 120 क्या है? विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हुआ? 20 रुपए। यहां पर आप देख रहे हैं 120 जो है विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य 100 से बड़ा है। तो 100 बराबर है 120 माइनस 20 के। यहां देखें क्रय मूल्य 100 है, क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपए की ही चीज है, वस्तु है, उसे आपने 80 रुपए में बेच दी। तो इसका मतलब आपने कितना खोया? आपने धनराशि जो खोई वो 20 रुपए की खो दी। तो देख रहे हैं आप यहां पर जो क्रय मूल्य है सीपी वो है आपका 100 रुपए, और वो विक्रय मूल्य जिस मूल्य पे आपने वस्तु को बेचा है 80 रुपए,
उससे अधिक है। वैसे भी यहां पर देखें इस समीकरण में 100 बराबर है 80 जमा 20। लाभ प्रतिशत, तो जैसे पहले हमारी बात हुई थी, लाभ प्रतिशत यहां पर जो होगा वो हमेशा आप याद रखें कि वो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी पे ही कैलकुलेट होगा। यानी कि जो भी भिन्न बनेगा, फ्रैक्शन बनेगा, उसमें जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होगा। मान लेते हैं कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 50 रुपए और उस पे आपको 10 रुपए का लाभ हुआ बेचने के बाद में। आपने कितने मूल्य पे बेचा उसको? 50 जमा 10 60 रुपए में। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? 60। अब आपने यहां पर लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो लाभ प्रतिशत क्या हुआ? लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो ये बन जाता है जी 20%। ठीक इसी तरह से अगर निकालना हो हानि प्रतिशत, तो मान लीजिए किसी वस्तु पे आपने 10 रुपए की आपको हानि हुई और उसका क्रय मूल्य है 50। अर्थात आपने 50 रुपए की एक वस्तु खरीदी और उसे 40 रुपए में बेच दिया, कम मूल्य पे बेचा, जेब से पैसे लग गए, नुकसान हो गया। कितना? 50 माइनस 40 यानी कि 10 रुपए का। तो भी याद रखें जो हानि प्रतिशत है उसमें हानि बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। हानि बटा में क्रय मूल्य में बटा में क्रय मूल्य गुना में 100। तो यहां पर आपको जो हानि हुई है वो हुई है 20% की। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ बेसिक्स थे जो हमने यहां पर लर्न किए। अब यहां पर एक बात जान लें कि अगर कभी भी कहा जाए कि विक्रय मूल्य जो है वो 10% क्रय मूल्य से ज्यादा है, इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर लाभ प्रतिशत है 10%। तो अगर 10% का लाभ होता है तो उसका अर्थ यह हुआ कि विक्रय मूल्य बराबर है 10% लाभ जमा में क्रय मूल्य। तो ये 10% को हम 10/100 लिखेंगे अगर, तो क्या वैल्यू आती है हमारे पास में? हमारे पास में मान आता है 1.10 या फिर 1.1। तो यहां पर आप डायरेक्टली ही ऐसा लिख सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस, अगर लाभ 10% है तो इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर है 1.1 गुना में क्रय मूल्य। तो क्या होता है कि आगे जाके हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा 1.1 या कोई और संख्या, 1 कुछ और संख्या, उससे गुणा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह जरूरी है कि आप यहां पर जो भी लाभ या हानि प्रतिशत आपको दी गई है उसे दशमलव में लिखकर अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बराबरे जो भिन्न मान आता है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू, डेसिमल टू फ्रैक्शन वैल्यू, दशमलव का भिन्न मान। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर 10% का लाभ होता है तो इसका मतलब आप जो भी कॉस्ट प्राइस है उसको आप गुना करेंगे 1.1 से, या फिर सीधा गुना करेंगे उसको 11/10 से। अगर लाभ प्रतिशत आपको 12.5% दिया है तो आपने कुछ नहीं करना, बस 1 के बाद में यहां पर जो भी आपको लाभ प्रतिशत दिया जा रहा है ना वो लिख लेना। यानी कि ये गुणक क्या है? 1 जमा लाभ प्रतिशत या लाभ बटा 100, जो भी आपको प्रतिशत में दिया होता है। तो अगर 10 दिया हुआ है तो 10/100 कितना होता है? 0.10। तो आप 1 के अंदर जमा करें तो 1.10। 12.5% है तो 1 जमा 12.5 बटा में 100। 12.5 बटा में 100
0.125 0.125 उसको आप जमा कर लें। तो अब मान लीजिए कि कहीं पर आपको ये अगर फिगर दी गई है, अगर आपको ये वैल्यू दी गई है, ये राशि दी गई है, तो आपको 1.125 से किसी संख्या को गुणा करना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मुश्किल, कठिन, अर्थात समय ज्यादा लग सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप इसका जो भिन्न मान है वो याद रखें, यानी कि 9/8। तो ये 9/8 आपको जब याद रहेगा तो आप 1.125 से गुना करने की जगह 9/8 से गुना करें। यहीं पे मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि एक क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपए है, उस पे 12.5% का लाभ हुआ। तो अब मुझे विक्रय मूल्य बताएं। तो ये देखें कि विक्रय मूल्य यहां पर हो गया 1.125 गुना में 800। अब देखिए 1.125 को 800 से गुना करना अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। तो उससे बेहतर है कि हम यहां पर कुछ इस प्रकार करें कि जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 800 यानी क्रय मूल्य गुना में 9/8। देखिए 9/8 में कितना आसान हो गया कि यहां पर 8 और 800 100 से कट गए। अब 100 गुना में 9 आपको क्या मिला? विक्रय मूल्य मिल गया 900 रुपए। तो इससे आपकी कैलकुलेशन ज्यादा तेज और सटीक रहेंगी और गलती करने की जितनी भी संभावनाएं हैं वो घटती जाएंगी। 15% लाभ है तो 1.15। अब फिर वही बात है, इससे गुना करना कितना मुश्किल हो सकता है। आप 23/20 से गुना करें। हो सकता है कि यहां पर कोई और आपको वैल्यू दे रखी हो। मान लीजिए मैंने आपको यहां पर दिया 11,600। अब 11,600 को 1.15 से गुना करने की जगह अगर आप 23/20 करेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि 11,600 और कुछ भी नहीं है। 11 ये 116 गुना में 100 है और 20 को आप 100 से काट सकते हैं। 16.67 या 16/2/3%। अब ये देखिए, ये भी कितनी लंबी फिगर हो जाती है, परंतु बेहतर है इसे 7/6 लिखें। फिर वही बात आती है कि अगर 6600 अगर क्रय मूल्य है 6600 और इस पे आपको 16.2/3% का लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे? इसे 7/6 से गुना करेंगे। 6 यहां पर 6600 को काट के 1100 देगा और 1100 गुना में 7 करेंगे तो प्राप्त होगा 7700। तो इससे जो भी आपकी कैलकुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएंगी। 20 ये तो मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये तो 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, 12 का टेबल, या फिर 6/5 लिख दें। अच्छा, ये 6/5 जो भी यहां पर भेद आ रहे हैं, ये आ किस प्रकार से हैं? देखिए 20% जो होता है, जैसे कि हमने परसेंटेज या प्रतिशत में हमने ये लर्न किया था, ये बराबर होता है 1/5 भिन्न के। और जैसा कि मैंने कहा, 1 जमा करना है आपने यहां पर। तो अगर हम 1 जमा करें 1/5 में, तो 5 एकम 5 जमा 1 बराबर हो जाएगा 6/5। ऐसा ही हर जगह हो रहा है। यहां पर क्या था? 10%, 1/10 जमा में 1 कीजिए तो 10 गुना में 1 10 जमा में 1 11 11/10। और इसका एक और आसान तरीका यह है कि अगर 1/10 है, यहां पर जो भी आपको ऊपर यहां पर न्यूमरेटर में दिया गया है, ऊपरी संख्या है, आपने निचली संख्या को उससे जमा करके आपने अंश जो है या न्यूमरेटर जो है वो लिख देना है। तो ठीक है, ऐसे ही यहां पर अगर देखें तो ये 1/5 था, तो 5 को यहां ऊपर ले गया मैं, 1 के साथ जमा किया तो बन गया 6/5। ये हो गया 1.2। अब ऐसे ही देखें आप 25%। 25% कितना होता है? 1/4। तो 1 जमा 1/4, 4 को ऊपर ले जाएं,
जमा कर दें एक के साथ में, हर को ऊपर ले जाके अंश के साथ में जमा कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके न्यूमरेटर से जमा कर दें, बन जाता है 5/4। 30%, 30% देखा जाए तो क्या है, 3/10। ठीक, क्योंकि ये 30/100 होती है, एक शून्य कट गया ऊपर नीचे का, तो 3/10 बचा। तो अब आप फिर वही करें, 10 को ऊपर ले जाके जमा कर दें, तो क्या बन गया, 13/10। अब इसी तरह से 33.33 ये होता है 1/3। 3 को ऊपर ले जाएं, अगर 1.3333 लिखना है उसकी जगह ये देखिए ना, इससे मल्टीप्लाई करना, गुना करना कितना मुश्किल है। बस आप 3 को ऊपर ले जाएं और ये बन जाएगा 4/3। आसान है। 35%, 35/100 यानी कि 7/20। तो ये 7/20 है, 20 ऊपर ले जाएं, 27/20 हो गया। ऐसे ही 40%, 2/5 है, 5 को ऊपर ले जाएं तो ये बन गया 7/5। तो ये याद रखना बहुत आसान है, और आप कोशिश करें कि जो भी यहां पर आप दशमलव की वैल्यूज यहां पर रखते हैं, जो भी मान रखते हैं, उसका जो भी बराबर का भिन्न आता है उसका प्रयोग ज्यादा करें, तो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होंगी। अब ठीक ऐसे ही हानि प्रतिशत, 10% या 10% की हानि, 10% लॉस। तो अब इसमें गुणक क्या होगा, 0.9, 0.9। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहां पर था 1 जमा लाभ बटा में 100, और यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस या घटा हानि बटा में 100। तो ये बेसिकली क्या है, ये है 1 माइनस 1/10। ये देखिए 10 को ऊपर ले जाए, 10 माइनस 1 बचा 9, तो मिला आपको 9/10। तो 9/10 जो आपको मिला वो कुछ भी नहीं है, वो है 0.9। ये 9/10 का भिन्न आ गया। इसमें भी हम वही प्रोसेस लगाते, 1/10 आपको यहां पर दे रखा था। पहले आप क्या कर रहे थे, जब लाभ था 10% का तो 10 को ऊपर ले जाके जोड़ लेते थे। अब जब हानि है तो 10 में से ऊपर अंश को घटा देंगे, तो 10 में से 1 गया, बचा 9, तो हमारे पास में यहां पर 9/10 आ गया। ठीक ऐसे ही 12.5%, 12.5% याद रखने का बहुत सटीक तरीका यह है, आप जानते हैं 1/4 क्या होता है, 25%। तो अगर जब 25% 1/4 है तो 25 का आधा होता है 12.5, और 1/4 का आधा होता है 1/8। तो याद रखें कि ये जो है ये 1/8 है। तो आपने यहां पर अब देखें 1/8 अगर ये है तो आपने यहां से 1 को माइनस कर देना है, तो आपके पास में क्या बचा, 7/8। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये प्रतिशत से भिन्न का जो मान मिले उसका आप प्रयोग करें कैलकुलेशंस करने में। ठीक है, ऐसे ही 15, आप इसे 100 में से भी घटा सकते हैं, 100 में से ही घटाना है। तो 100 माइनस 15, यहां 85 आ गया, 85, शून्य लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 16.67 या 16 2/3%। तो ये आपके पास में बचा हुआ क्वांटिटी आ गई। ये 16.67 जो है, ये भी आप याद रखें, ये 33.33 का आधा है। मतलब 33 1/3%, जो कि 1/3 है, 1/3, उसका आधा हो गया 1/6। तो अगर ये 1/6 है तो ऊपर 6 में से 1 को घटा दें तो आपको प्राप्त हो जाता है 5/6। 20 1/5, 5 में से 1 गया, 4, 4/5। 25 1/4, 4 में से 1 गया, 3, तो 3/4 जो कि है 75। 100 में से आप 25 निकालेंगे तो 75 ही आएगा। ठीक,
30.7, मतलब जो भी संख्या होगी उसे 7 से गुना करना होगा, या फिर आप जानते हैं कि यह है 3/10, 10 में से 3 घटाया तो आ गया 7/10। 33.33, 1/3, 3 में से 1 गया, 2/3। ये आपके गुणक का बराबरी का भिन्न है। तो वैसे 35 आप जानते हैं 7/20, 20 में से 7 घटाया तो 13/20। 40 2/5, 5 में से 2 घटाया तो प्राप्त हुआ 3/5। तो ये सब आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वहां पर आप समय जो है वो बचा सकें। और आप जब भी कोई प्रश्न बनाने का प्रयत्न करते हैं तो उसी में आप इस चीज का अभ्यास करेंगे, कैसे कोई भी एक दशमलव वाले मान को आप उसके बराबरी भिन्न के प्रकार में लिखते हैं, ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो बनाने में परेशानी ना हो।